हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो डिफरेंट सेक्शन से आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, इनमें से कम्युनल इलेक्टोरेट की बात किसने करी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हर एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे इनमें से। तो देखिए जो सबसे पहला एक्ट है आपका 1861 वाला। ठीक, तो इसमें क्या था, लॉर्ड कैनिंग थे इस टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम, जो आपका पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट है आपका 1892। ठीक, इसमें क्या किया गया, जो इंडियंस को जो आपकी गवर्नर की काउंसिल थी उसमें जो मेंबर्स बने उनको दो कुछ राइट्स दिए गए। तो पहला राइट था उसमें कि वो बजट पर डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चर्चा के दौरान, जो डिस्कशन हो रहा होगा उस टाइम पर क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। फिर आपका आता है 1909 का एक्ट। ठीक, इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ये कहा गया कि भाई जो है कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी इसी रिफॉर्म में, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, और जो आपके है ये मॉर्ले, इन्हीं को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो हमारा किसकी बात करता है, डायरकी जो है कहाँ आ गई, इसके तहत जो डायरकी है वो आ गई थी आपकी सेंटर में, प्रोविंसेस से हटके सेंटर में पहुंच गई थी। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में। तो कम्युनल इलेक्टोरेट किसमें बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। भाई जो डायरकी का सिस्टम था वो किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका 1909। ठीक, इसमें क्या था, अभी हमने देखा कम्युनल इलेक्टोरेट की बात कर रहा था। ठीक है, फिर 1935 इसमें क्या था, डायरकी कहाँ आ गई थी, सेंटर में आ गई थी, प्रोविंशियल से हटा दी गई थी। फिर ये क्या है 1947, ये क्या था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट था। फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है 1909। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, जो डायरकी और दुशासन की बात करता है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 1919। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड एक्चुअली सीरियल नंबर दूसरा हो गया है, थर्ड है क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इंडियन लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन, वेस्टेड मतलब निहित, किसके अंदर समाहित है। लीगल सॉवरेनिटी मतलब ये हो गया सबसे ऊपर, ऑन सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम पावर। ठीक, और टॉप पोजीशन है ना। ठीक, तो सबसे लीगल टॉप पोजीशन जो है वो किस में निहित है,
प्रेसिडेंट में नहीं, आपका जुडिशरी में नहीं, कैबिनेट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल। देखिए जब हमने प्रियम्बल किया था तो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, वो कितने वर्ड से मिलके बना। ठीक है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतने वर्ड थे, 1,17,369। ठीक है, 1,70,000 के अप्रॉक्सीमेट उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए थे जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। जो भारत का संविधान है वो भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है, डिफाइन कैसे करता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो डिफाइन करता है अपने आप को इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत क्या है, बहुत सारे स्टेट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंडिया में कितने सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, तो उन देखिए उसमें अब यूनियन टेरिटरी कंबाइन नहीं किया जाता। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एज अ स्टेट की, ठीक है, तो उसमें हम यूटी को, यूनियन टेरिटरीज को कंसिडर नहीं करते, उसमें हम सिर्फ बात करते हैं स्टेट्स की। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद भारत था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे सबसे पहले। ठीक, तो इसका देखिए सही आप करेक्ट आंसर है आपका RK सन्मुख चेट्टी। ठीक, ये थे आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जॉन मिथाई। जॉन मिथाई जो थे वो आपके रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, और जो आपके जो थे सरदार पटेल जी जो थे ये होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, एंड इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी थी। ठीक है, और एक है बलदेव सिंह। ठीक, बलदेव सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर एक नाम आता है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। इनके पास ये जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक, इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके, राजेंद्र प्रसाद, ये आपके फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किनके पास थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो मिनिस्ट्री थी उनमें। ठीक है, तो जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन ए है RK सन्मुख चेट्टी। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यूनिटरी सिस्टम जो था गवर्नमेंट का, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात कर रहा है। ठीक, तो जो यूनिटरी सिस्टम था उसमें क्या था, सेंटर जो है वो, सॉरी स्टेट जो है वो क्या होगा आपका, स्ट्रांग हुआ। ठीक है, और जो हमारा कंट्री है उसमें क्या है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल है, फेडरल सिस्टम। फेडरल में क्या होता है, समहाउ सेंटर स्ट्रांग होगा, समहाउ स्टेट स्ट्रांग होगा, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं, बट अल्टीमेटली सेंटर स्ट्रांग रहता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड इंडिया बिकम कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है,
भारत सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? ठीक है, ये आपका बना 26 नवंबर 1949 को, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं, और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई कौन सा प्रोविज़न, कौन सा सेक्शन हमने किस देश से बोरो किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हमें मैच द फॉलोइंग लगानी है इसमें। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया था हमने, वो हमने लिया था आयरलैंड से। ठीक है, और इसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ हमने एक और चीज़ ली थी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और साथ ही साथ राज्यसभा का नॉमिनेशन। ठीक है, राज्यसभा में जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, उनका जो प्रोसेस है वो भी हमने आयरलैंड से लिया। ठीक, अभी देखिए क्या हुआ, पहला ए का क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न की। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने लिया जर्मनी से। ठीक है, फिर आता है यूनियन और स्टेट रिलेशन, ये हमने लिया था कनाडा से। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से लिया। अमेंडमेंट जो है हम आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का करते हैं तो वो 368 के तहत किया जाता है, थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर था कनाडा आपका, है ना, तो कनाडा से क्या लिया हमने, रेसिड्यूरी पावर। कौन सी, रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में हमने कनाडा से लिया था। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हमने कनाडा से लिया। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जो है आपका, यहाँ से हमने जो लिया था एक और इम्पोर्टेंट चीज़, राज्यसभा का सिलेक्शन। राज्यसभा का जो मेंबर्स होंगे उनका जो सिलेक्शन होगा, वो जो चुने जाएंगे, इलेक्शन होगा, उनका जो प्रोसेस होगा, उसका जो मेथड है वो हमने लिया था साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने लिया था राज्यसभा के उन मेंबर्स का प्रोसेस जो नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट फील्ड से नॉमिनेट किए जाएंगे थ्रू बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो देखिए अगर जो इसका ऑप्शन बनता तो बनता A1, B2, C3, D4। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया। हम भारत में किस टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं? भाई डायरेक्ट नहीं, हम कोई CM या PM को डायरेक्ट तो इलेक्ट नहीं करते, चुनते नहीं हैं, हम उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट जाता है हमारा, है ना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जैसे आपका चाइना में चलता है या आपका नॉर्थ कोरिया में चलता है, वैसा सिस्टम भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। मीन्स हम क्या करते हैं, पीपल जो है, पीपल अपना क्या करते हैं, वोट करते हैं। किसको वोट करेंगे, उससे क्या चुना जाएगा, MLA चुना जाएगा। ठीक, या MP चुना जाएगा, और ये लोग फिर जाके आगे CM या PM को चुनते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आप यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो उसको सिलेक्शन में, आप थ्रू प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो क्या हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो किसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाने का प्रस्ताव माना, जिस पे माना गया। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बना संविधान आपका, है ना। तो इसका हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब हम डायरेक्ट ऑप्शन जिससे हम लेते हैं इसे,
कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, जो 1946 में आया, इसके तहत हमने जो है आपका संविधान बनाया। अब देखिए इसमें मिशन प्लान में 3 नाम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 3 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको देखने चाहिए। तो सबसे पहला है पैथिक लॉरेंस, दूसरा है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और तीसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये तीनों क्या थे, इस मिशन के, कैबिनेट मिशन प्लान जो था इसके मेंबर्स थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में कि देखिए ये क्या है, आपका क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, जो प्रियम्बल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था, ठीक, ये किसके द्वारा लाया गया, ये आपको डायरेक्टली पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखिए हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती है, ठीक है। एक होती है सेंटर की लिस्ट, ठीक, जिसपे सेंटर कानून बना सकता है। एक होती है स्टेट के लिए, जिसपे स्टेट कानून बनाएगा। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसपे दोनों लोग रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन है जो स्टेट के पास नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन वाला काम स्टेट के पास हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है। जो आर्मी है ये किसी स्टेट की नहीं होती, ये पूरी कंट्री की है, तो ये किसके पास जाएगा, सेंटर के पास, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो बना था, उसको कहाँ रखा गया है प्रिजर्व करके, ठीक है। तो उसका आप डायरेक्टली आप आंसर याद कर लें, वो है पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है, और विद हीलियम सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। क्योंकि आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से लिखा गया है, ना कि कोई टाइप्ड मटेरियल है या प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है। तो वो ख़राब ना हो और एक लंबे समय तक चलता रहे, रखा रहे, सेफ रहे, तो इसलिए उसे पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है विद हीलियम सॉल्यूशन के साथ, ठीक। सो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।